अच्छा, अरे यार, आप क्या? कुछ नहीं। यहाँ से मैसेज कर रहा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, बाएं लो बाएं। हाँ बेटा। तो देखो, एनिमल किंगडम हमारा टॉपिक चल रहा था। इधर देखिए सभी लोग, भाई साहब इधर देखिए सभी। मास्क कहाँ तुम्हारा भैया? लगाओ उसको। हाँ, नाक बंद होनी चाहिए सभी की, और कम से कम 2 मास्क लगा के आना है। और ये सर्जिकल वाला ये एक दिन ही चलता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने तक यही रगड़ते रहो, है ना। कल बदल देना मास्क ये, क्योंकि हम क्या है बोलते टाइम देखो, अगर बोलेंगे तो ये धुआं निकलता है, इसके ऊपर छा जाता है तो दिखना बंद हो जाता है। इस वजह से मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो आप लोग मास्क जरूर लगा के रखें, जरूर, मेरी सेफ्टी के लिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, है ना। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, दे के चले जाओगे इधर, है ना। तो एकदम नाक बंद करके रखना है सभी को। अब देखो बेटा, इधर यहां पर ध्यान से सुनो। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। एनिमल किंगडम यही चल रहा था ना? टिश्यू कंप्लीट हो गया था। आवाज आनी चाहिए। हाँ, अब वो नहीं कि उसमें बैठे हो लाइव में। तो अब देखो यहाँ क्या है। एनिमल किंगडम में मैंने आपको बताया, तो 2-4 बातें बता देता हूं, फिर ये चैप्टर स्टार्ट करता हूं। पहले भी बता चुका था, फिर से बता रहा हूं एक बार। देखिए, एनिमल किंगडम, 2 दिक्कतें आएंगी यहां पर। जब ये चैप्टर चालू हो जाएगा, 3-4 दिन निकल जाएंगे, तो पहला डाउट ये आएगा कि सर नोट्स बनाए कि ना बनाए। और दूसरा डाउट ये आएगा, सर बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल है, कैसे पढ़े सर, भूल जाते हैं। तो देखो बेटा, नोट्स बनाओ कि ना बनाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर आपने डिसाइड करना है कि नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर है। देखो, बहुत पहले जब स्टेट पीएमटी हुआ करता था, राजस्थान पीएमटी अलग, यूपी सीपीएमटी अलग, और एआईपीएमटी अलग, जिसे सीबीएसई कंडक्ट कराती थी। तो उस टाइम क्या होता था, स्टेट पीएमटी में एनिमल किंगडम से भर भर के क्वेश्चन आते थे। फिर जब सब यूनाइट हो गया, एक साथ होने लगा पीएमटी का पेपर, तो फिर इससे क्वेश्चन आने ही बंद हो गए। लेकिन लास्ट 3-4 ईयर से फिर से क्वेश्चन आने लगे, वो भी 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है ये 4 क्वेश्चन। और मेनली ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं, कॉर्डेटा से आते हैं। कॉर्डेटा फाइलम नाम सुने हो कि नहीं? उसी से आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, और आप लोग भी, अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। नीट की बात कर रहा हूं, माइनर की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपको माइनर में क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में, वो एक एक क्वेश्चन करना है, तो आपको मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़नी होगी। सारी सच्चाई बता दे रहा हूं, फिर खुद ही डिसाइड कर लेना कि तुम्हें करना क्या है। एक लाइन आपने मिस की मॉड्यूल की, पीछे एक क्वेश्चन आपका नहीं होगा, हर लाइन से क्वेश्चन है पीछे, ठीक है। लेकिन हां, अब अगर आपके पास इतनी पावर है, इतना पोटेंशियल है, इतना टाइम है कि आप पूरा पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। पूरा पढ़ो, पूरा मजा लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, खुश रहो। लेकिन आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप पूरा मॉड्यूल कर पाओ, तो कम से कम एनसीईआरटी जरूर करनी है। एनसीईआरटी कर लोगे तो नीट में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसी से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है, कंफर्म बात है। एग्जाम्पल्स भी, डायग्राम्स भी, ठीक है। बहुत ही किस्मत खराब हो, होता है ना, बहुत ज्यादा किस्मत खराब, तो भले बाहर से क्वेश्चन आ जाए, उसका तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ परम परमेश्वर परमात्मा ही जान सकता है कि क्या होगा। लेकिन मेनली मोस्टली चांसेस यही है कि एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। अब आपको देख लो आपको क्या करना है, मॉड्यूल की ये एनसीईआरटी। दूसरा, एग्जाम्पल्स पर घबराना नहीं है आपको। खूब सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, आपसे हो पा रहे हैं मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल, सुनो मेरी बात ध्यान से। लेकिन कल पूछ दिया ना कि सर नोट्स बनाए कि ना बनाए,
फिर ठीक नहीं होगा। अभी मैं सारी पूरी गणित आपके सामने रख रहा हूं, कैसे कैसे क्या क्या करना है, और फिर स्टार्ट कर रहा हूं। अब उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स। बेटा डायग्राम्स समझाने के लिए जो यहां बनाए जाते हैं, वो डायग्राम्स कभी भी एग्जाम में नहीं आने हैं। डायग्राम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही आने हैं, सिर्फ और सिर्फ, 100% श्योर है ये, ठीक है ना। तो जैसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं बनाऊंगा डायग्राम, वो जस्ट समझने के लिए है। आपने रियल में जो डायग्राम ध्यान रखने हैं वो एनसीईआरटी वाले ध्यान रखने हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है। एग्जाम्पल्स भी वही ध्यान रखने जो एनसीईआरटी वाले हैं। मैं तो सारे बताऊंगा, मॉड्यूल वाले जितने भी हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाले तो ध्यान रखने ही रखने हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, अब नोट्स पर आते हैं कि अच्छा अभी पहले वाले पर चल रहे थे। दूसरा कि एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे 3 दिन के बाद भूल जाओगे। सब भूलते हैं भाई, तुम मैं वो सब भूलते हैं, टॉपर सब भूलते हैं। लेकिन उनको जल्दी से याद इस वजह से आ जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। और मैंने आपको ऑनलाइन में भी बताया था, रिवीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, डेली पढ़ते चले जा रहे हो, एग्जाम आएगा, टेस्ट आएगा, तो सब ब्लैंक मिलेगा, आप तनाव में चले जाओगे। हे भगवान, इतनी सारी मेहनत की, याद कुछ भी नहीं है, एकदम ढक्कन बने बैठे हुए हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आदत डालो, आदत रिवाइज करने की। अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हो तो 1-1.5 घंटा रिवीजन को देना ही देना है। 1-2 दिन करोगे स्टार्ट, बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि किसी काम को शुरू करने में भयंकर दिक्कतें आती, तूफान आता है बहुत ज्यादा। अगर किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो इनिशिएट करते हैं, लेकिन एक बार अगर वो चीज आदत में आपके आ गई, फिर वो नहीं छूटने वाली। और ये मनोविज्ञान कहता है कि किसी चीज को अगर 21 या 27 दिन लगातार किया जाए तो वो आदत में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो 21 दिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लगातार जो अपना शेड्यूल, जिस शेड्यूल से पढ़ते हो, उसमें 1-1.5-2 घंटे आप रिवीजन के जरूर रखें। तो जैसे आज आपने डाइवर्सिटी पढ़ी, 1 महीने तक ये टॉपिक चला, उसके बाद 8-10 दिन बाद आप भूलने लगोगे, रिवीजन स्टार्ट कर दो इसका। डेली पूरा इकट्ठे नहीं करना है, 2-2 पेज करने हैं, 2-2 पेज कर लो, 2-2 पेज कर लो, इस तरीके से। और ये कंटिन्यूटी में ये चीज रखनी है रिवीजन वाली, तब आपको याद रहेगा। और अगर आप एक बार पढ़ के रख दिया और फिर 10 दिन बाद मुझसे बोल रहे हो सर एग्जाम बोलो भूल ही गए, याद ही नहीं है, तो तुम क्या यार, सब लोग भूल जाते हैं। हम लोगों को याद इस वजह से रहता है, हम कोई मल्टी टैलेंटेड कोई वो थोड़ी है, डेली यही काम करते हैं, इस वजह से याद रहता है। हम भी अगर एक बार पढ़ें तो हम भी 4 दिन बाद भूल जाए, ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ ऐसा होता है। अब अगर कोई ऋषि मुनि है, कोई भगवान है, आदि मानव है, महामानव है, तो उसकी बात अलग है। मैं सामान्य मानव जो हैं, हम तुम जैसे दिखते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। आई बात समझ में कि नहीं है? तो एग्जाम्पल्स नहीं भूलने के लिए लगातार आपको रिवाइज करना होगा। अब बात आती है नोट्स की। 11th जिन्होंने यहां से करके गए हैं जो लोग, उनके तो ऑलरेडी बड़े बड़े नोट्स लंबे लंबे रखे होंगे, भर भर के पढ़ाया जाता है 11th में, तो उनको कोई जरूरत नहीं बनाने की। बनाओगे, मेरे भी बनाओगे, वो भी पढ़ोगे, मिक्स होगा, हौच पौच हो जाएगा। आपको जहां अच्छा लगता है कि भाई ये चीज हमें और आसानी से मिल रही है, तो आप उसको नोट कर सकते हो। किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि नोट्स बनाने ही बनाने हैं। मैं तो लिखूंगा यहां पर, आपको अगर नोट्स बनाना है तो आप नोट कर लो, नहीं बनाना है तो जो अच्छी चीज मिले, जो ट्रिक मिले, जो टेक्निक मिले, उसको मॉड्यूल में ऐड करते रहो। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, रटना ज्यादा है। तरीका मैं बताऊंगा कि भाई कैसे रटना है, 2-3 बार रिपीट मैं कराऊंगा क्लास में, है ना। तो आपके ऊपर है, आपको सही लगे तो आप बनाइए, ना सही लगे ना बनाइए। आगे बात समझ में? बोलो। कोई पूछता है सर लिख लिख के याद करें कि ऐसे ही याद करें? ये हम क्या बताएं यार, तुम्हें जैसे याद होता है वैसे याद करो, तुम्हें ऐसे याद हो जाता है तो वैसे याद कर लो, लिख लिख के याद होता है तो लिख लिख के याद करो। नहीं आया समझ में? एक्चुअल में ये हमारी आदत होती है, हम दूसरे से हर चीज कहलवाना चाहते हैं, और फिर जब काम बिगड़ जाएगा तो उसी को पकड़ेंगे। सर आपने बोला था, आपने उस दिन कहा था सर, और आपकी वजह से नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, आपने बोला था ऐसे कर लो, देखो ऐसे क्या हुआ नहीं, लेकिन, है ना। तो वो क्या है कि आपको जैसे कोई चीज आसानी से याद हो रही है तो आप वैसे कर लो, बात खत्म हो गई। आपको कोई चीज याद ही नहीं हो रही है, खूब ट्राई कर रहे हो,
तो उसको लिख लिख के याद कर लो। ये तरीके होते हैं और ये आपको भी पता है, छोटी छोटी बातें सबको ही पता होती हैं। आगे बात समझ में? तो नोट्स बनाने नहीं बनाने हैं आपके ऊपर है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो लिखवाऊंगा सारा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, हमेशा ध्यान रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना होगा। क्लियर है बेटा इतना? बोलिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो लगातार 2 घंटे तक पढ़ सकते हैं घुस करके किसी सब्जेक्ट में पूरे ध्यान से? और कौन कौन है? और कोई है? मनोविज्ञान कहता है एक जो सामान्य मानव है वो ज्यादा से ज्यादा किसी चीज में घुस करके 50 मिनट पढ़ सकता है। मैं नहीं कह रहा, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है। 50 मिनट घुसने का मतलब पता है, ऐसा नहीं है कर रहे हो, देख रहे हो, फिर उधर कर रहे हो, देख रहे हो, फिर फोन पे बात कर रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ने वाला। गेट बंद कर लिया, पूरा उसी में घुस जाना है मॉड्यूल के अंदर। एक एक बात, कुछ पता नहीं लग रहा है, पढ़ते जा रहे हो, बाहर बारात जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि बारात गई क्या हुआ, लाइट चली गई कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी पढ़ते चले जा रहे हो क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ना है, ये एकदम पूरा घुस के पढ़ना उसमें। तो अगर ऐसे कोई पढ़ता है 50 मिनट भी अगर वो पढ़ लेता है, मतलब वो सामान्य है, उसकी मानसिक स्थिति एकदम ठीक है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो जो अगर आपसे कोई बोलता है ना कि यार तुम इतनी देर पढ़ पाते हो, हम तो 6 घंटे रात में पढ़ने लगातार। दूसरा आ रहा है बोल रहा है बस हम तो पिछले 1 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, हम तो उठे ही नहीं जब से चेयर पे बैठे हैं। ये फालतू की बातें हैं, लोग फेंकते हैं। जो एक ह्यूमन नेचर होता है, ये 50 मिनट तक अगर लगातार किसी चीज में घुस के पढ़ता है, ये पर्याप्त है बेटा। तो ऐसे ही पढ़ो। अगर आप इतना पढ़ते हो ना, आधा घंटा 1 घंटा लगातार ध्यान से, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाते, तो कोई कमी नहीं है आप में। ऐसा ही होता है सबके साथ, जनरली ऐसा ही होता है। आप 50 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपना जो मनपसंद काम है वो करिए। पबजी खेलिए, हत्याएं करिए, उसमें जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं उस टाइम। आगे बात समझ में? तो इसी तरीके से पढ़ना होता है जो मैं बता रहा हूं, मजाक में नहीं उड़ाना। डेली डेली ये काम चलेगा नहीं, तो अपने दिमाग में स्टोर कर लो कि 1 घंटे पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, मजा कीजिए, रूम से बाहर आइए, कोई घूम रहा है चुटकी काटिए, हंसिए, घूमिए, फोन पे बात करिए, व्हाट्सएप चलाइए, मनपसंद गेम खेलिए, चौराहे पे चले जाइए और वहीं बैठे रहिए रात तक मतलब लौट के आना है, वहीं नहीं रह जाना है। 5 मिनट एंटरटेन कर लिया, फिर पढ़ने बैठ जाइए। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप पढ़ोगे। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा बोलता है कि सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारे पास कंसंट्रेट करने की पावर ही नहीं है, भगवान ने हमें पता नहीं ऐसा क्यों बनाया है, हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते किसी चीज पर। तो सीधी सी बात है, गेम खेलता है तो वो कंसंट्रेट कर लेता है उस पर, क्रिकेट खेलता है तो बॉल को देखने के लिए वो कंसंट्रेट कर लेता है, तो उसमें कंसंट्रेशन की कमी कहां से है भाई? दूसरी चीजों पे तो कर ही रहा है ना, कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। कोई फेवरेट चीज आपके सामने रखी हुई है बनी बनाई, चारों तरफ देख रहा है और नजर वहीं गड़ाए हुए है कि कहीं कम तो नहीं हो रही है ऐसे, तो कंसंट्रेट तो कर रहा है ना। तो कंसंट्रेशन की कमी नहीं होती किसी के पास, इंटरेस्ट की कमी होती है, हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। अब इंटरेस्ट ना आने के कई सारे रीजन होते हैं। अगर आपको जबरदस्ती भेजा गया है यहां पर कि नहीं यही करना है, जबकि आपका मन नहीं था मेडिकल की पढ़ाई करने का, तो इंटरेस्ट आ भी नहीं सकता। ये एकदम कटु सत्य है, फिर नहीं आ सकता। भाई सुन लो यार, ज्ञान की बातें बता रहा हूं, डेली ज्ञान नहीं मिलेगा, आज ही है बस ये शुरुआत के 10-15 मिनट, दिमाग में बैठा लो जो चीजें बता रहा हूं। अगर कोई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिमाग से पैदल है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब जस्ट इतना है कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इन चीजों को पढ़ने में। इंटरेस्ट ना आने के कई सारे रीजन होते हैं, उसको पहले तो समझे हो बच्चा।
पहला रीजन ये होता है कि मम्मी पापा ने जानबूझ के डांट डपट के उसको यहां भेज दिया कि चल यही करना है, और बेटे को एक्टर बनना था, उसको यहां भेज दिया, या बेटे को पेंटर बनना था, कला बनानी थी, लेकिन उसको जबरदस्ती यहां भेज दिया। तो फिर उस कंडीशन में इंटरेस्ट आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो खुद की मर्जी से आया पढ़ने, फिर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसको, तो इसका सोल्यूशन है, उस कंडीशन में उस बच्चे को दो चार बातें ध्यान रखनी है कि उसको कैसे इंटरेस्ट जगाया जाए। और जब इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो अपने आप कंसंट्रेशन डेवलप हो जाती है, सब अपने आप होने लगता है। अब पहला क्या है कि उसको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई सब्जेक्ट, सबको हर चीज थोड़ी अच्छी लगती है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, तो किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई नहीं अच्छा लगता है। लेकिन कोई ऐसे भी परमात्मा होंगे जिनको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, उनकी तो बात ही अलग है, वो अलग कैटेगरी में आते हैं। कुछ तो अच्छा लगता होगा 4 सब्जेक्ट में। तो आप जब पढ़ने बैठो तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पहले उठाओ, उसको पढ़ो। एक बार रिदम बन गई तो हल्के से, जैसे शुरुआत के 1 घंटा रिदम बन गई तो, और 6 घंटे तक पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लिया, खुश हो गए, और बीच में धीरे से ही जिस पे इंटरेस्ट नहीं था उस सब्जेक्ट को भी निकाल दिया, और लास्ट आते आते जो इंटरेस्टिंग है लेकिन कम है उसको कर लिया। इस तरीके से अगर आप शेड्यूल बना के करोगे 21-27 दिन तक, तो आपकी आदत पड़ जाएगी। और अगर आपकी आदत पड़ गई तो फिर वो होने लगता है, अपने आप चलने लगता है सिस्टम। शुरुआत के 1-2 हफ्ते ही दिक्कत आती है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब भी आपको पढ़ने बैठना है तो जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है उससे शुरुआत करनी है, और ब्रेक जरूर लेना है 5-5, 10-10 मिनट का, 1-1, 1.5 घंटे के इंटरवल पर। लगातार कोई नहीं पढ़ पाता बेटा। अगर कोई पकड़े बैठा हुआ है 6 घंटे तक कोई नोटबुक या बुक, तो पढ़ नहीं रहा है, वो मजे मार रहा है, केवल नोटबुक लिए बैठा है, दिमाग में उसके कुछ और ही चल रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट ना आने की बात होती है स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस कैसा, हम यहां बैठे हैं, मम्मी पकौड़ी बना रही होंगी, हम तो यहां बैठे हैं, अब पकौड़ी कैसे मिलेंगी हमें, या बाबूजी आए घर कि नहीं आए, कि बाहर ही हैं, कि क्या है, या फिर हमारी जो दोस्त है उसका मैसेज ही नहीं आया, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बैठे हुए हैं, उस पता नहीं क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्त कहीं और उड़ गया, हम ऐसे बैठे रह गए। शॉर्ट आउट कर लो पहले, जो भी स्ट्रेस है वो दिमाग में लेके बैठोगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो भी आपको तनाव है उसको शॉर्ट आउट कर लो, फोन कर लो, पता कर लो, मम्मी को, पापा को, जिसको भी, और फोन करके पता कर लो, अच्छे से बात कर लो, और फिर तसल्ली से बैठो। अगर ऐसे पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। हर चीज को करने में शुरुआत में दिक्कतें आती हैं कुछ दिन, एक बार अगर आप उसको कर ले जाते हो तो फिर वो चीज नॉर्मल हो जाती है। और नीट बहुत आसान एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम नहीं, मैं आपको बता दूं। बस रिदम की जरूरत है, सही से बैठ जाओ, बस रिदम की जरूरत है। रिदम का मतलब होता है लगातार आप 6 से 8 घंटे पढ़ते जाओ, फल आपको मिलेगा। इसमें आईक्यू नहीं मांगता कि आप भयंकर आईक्यू होगा, बहुत टैलेंटेड हो गए, उन्हीं का होगा, बाकियों का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। टैलेंटेड का तो हो ही जाता है, और जो गॉड गिफ्टेड, जिसके पास दिमाग नहीं है, उनका भी हो सकता है बड़े आसानी से। बस जरूरत है नियम से लगातार पढ़ने की, बिना घबराए। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जिनके माइनर में बहुत कम नंबर आते हैं, टॉपिक समझ नहीं पाते हैं, 10-10 बार पढ़ते हैं, लेकिन वो लगातार बेचारे कोशिश करते रहते हैं, जो चीज समझ नहीं आती उसको रट डालते हैं, कैसे भी करते हैं। मैंने तो ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको केमिस्ट्री में ABCD भी नहीं आती, रिएक्शन रट रट के उन्होंने नीट निकाल दिया, रिएक्शन रट रट के। अच्छा मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला नहीं पता है, रट लिया कि CH है और H में नीचे की तरफ 4 जुड़ा हुआ है तो CH4 हो गया। ऐसे रट रट के नीट निकाल दिया उन्होंने। तो पढ़ते रहो लगातार, 6 से 8 घंटे पढ़ो, रिवीजन का टाइम जरूर रखो, बिना टेंशन लिए, बिना हथियार डाले, खुश होके। अरे होगा कैसे नहीं, हो जाएगा, बस यही दिमाग में रखना है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। टॉप रैंक नहीं आएगी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान एग्जाम होता है। और आप तो गोल्डन पीरियड में जी रहे हो भैया, जब तक कोरोना चलेगा पेपर आसानी आएगा, ये भी बता रहा हूं। गवर्नमेंट को पता है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, गवर्नमेंट को क्या पता है कि बच्चा लॉग इन कर देता है और बाहर चला जाता है। गवर्नमेंट को तो ये लग रहा है ना कि बच्चे का नेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है।
तो गवर्नमेंट तो ऐसा सोच रही है, तो पेपर आसान ही आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आगे बात समझ में? बोलो हाँ। अब यहां पर एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बेटा, एनिमल किंगडम में क्या है बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बता रहा था, मॉड्यूल खुला होना चाहिए, और बाकी जो तरीके वगैरह मैं बताऊं वो आप मॉड्यूल में ही ऐड करते रहना, जैसे करना वैसे करते रहना। देखो बेटा इधर देखो सामने, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और इन ग्रुप्स में एनिमल्स को क्लासिफाई कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। उन कैरेक्टर्स को स्टडी करके हम एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर मैंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया था। आपने एक एनिमल खोजा, मिल गया आपको, और पूछ दिया किसी ने, बता भाई ये एनिमल किस फाइलम में आएगा, तो आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसका चेक करोगे, पहले देखोगे उसकी बॉडी में है क्या। आपने उसकी बॉडी में देखा, देखा सेल सेल मिल रही हैं, टिश्यू ऑर्गन है ही नहीं, आप समझ गए कि भाई सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है। और सेलुलर ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स को पोरीफेरा में रखते हैं। कौन से फाइलम में रखते हैं? तो जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक कैरेक्टर है, ऐसे ही सिमेट्री हो गई, ऐसे ही सीलोम हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया, सर्कुलेशन हो गया, बॉडी प्लान हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। इन सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पर भी हम एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में क्लासिफाई करते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो पहला कैरेक्टर था वो मैंने बता दिया था। अब अगला कैरेक्टर है सिमेट्री, यानी सिमेट्री के बेसिस पर हम एनिमल्स को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में क्लासिफाई करते हैं। तो सिमेट्री में सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर सिमेट्री की बात करें, ये देखो बेटा, सुनिए इधर, सभी की नजरें इधर होनी चाहिए। तो सिमेट्री में एक कंडीशन है एसिमेट्रिकल, और दूसरी जो कंडीशन है बेटा ये है सिमेट्रिकल। ये देखिए, और सिमेट्रिकल में भी एक है रेडियल सिमेट्री, और एक है बेटा यहां पर बाइलैटरल सिमेट्री। अब देखो, आपके पास एक एनिमल है बेटा, ये देखिए, ये एनिमल है, ये देखो ये एनिमल है, हाईली इरेगुलर है, टेढ़ा मेढ़ा है। इस एनिमल को आप कहीं से भी काटो, लॉन्गिट्यूडनली, हॉरिजेंटली, ऑब्लिकली, कभी भी टू इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि बॉडी का प्रॉपर शेप है ही नहीं, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी है इधर उधर। तो जब किसी एनिमल को किसी भी प्लेन से कट करने पर टू इक्वल पार्ट्स में हम ना डिवाइड कर पाए, तो बोलेंगे वो एसिमेट्रिकल है। क्या है बेटा वो? क्या है वो? अच्छा, और इस तरह के जो ये मोस्ट पोरीफेरा, यानी पोरीफेरा फाइलम के ज्यादातर जो एनिमल्स हैं ये एसिमेट्रिकल ही होते हैं। अब अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन रख दिया गया, एक स्टेटमेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा फाइलम आर एसिमेट्रिकल, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। मोस्टली पोरीफेरंस एसिमेट्रिकल हैं, लेकिन सारे नहीं। और एसिमेट्रिकल होता क्या है? बॉडी को कहीं से भी काटो, दो इक्वल पार्ट अगर ना बने तो आप बोलोगे उसकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं है और वो एसिमेट्रिकल है। क्लियर है इतना? बोलो यार। अगला यहां पर रेडियल सिमेट्री। ये देखिए, ये एक एनिमल है, ये देखो बेटा, ये देखिए, ये एक एनिमल है, और इस एनिमल में ये इसकी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है। ये देखिए, अब इस एनिमल को आप किसी भी प्लेन से कट करो, लेकिन वो जो प्लेन है कट करने वाला, वो सेंट्रल एक्सिस को टच करके जाना चाहिए। ये इसकी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस हो गई, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, इसकी बॉडी को मैं लॉन्गिट्यूडनली कट करता हूं ऐसे, लेकिन ये जो प्लेन है सेंट्रल एक्सिस को टच करके जाना चाहिए, तो बॉडी के टू इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। आधा ये पार्ट बना,
और आधा ये बना, और दोनों ही इक्वल होंगे। आप चाहते हो इसको हम ऐसे नहीं, हॉरिजेंटली कट करें, तो इसको ऐसे कट करो, लेकिन सेंट्रल एक्सिस से कट करना पड़ेगा, तो भी बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, हाफ ये और हाफ ये देखिए ऐसे। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है बेटा, जब किसी एनिमल की बॉडी किसी भी प्लेन से कट करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो बोलेंगे इसके पास रेडियल सिमेट्री है। कौन सिमेट्री है? कौन सी सिमेट्री? और डेफिनेशंस नहीं आती, एग्जांपल्स मेन है। अब ये रेडियल सिमेट्री कहां कहां होती है देखिए, तो रेडियल सिमेट्री सम पॉरीफेरा, यानी पॉरीफेरा फाइलम के कुछ मेंबर्स, जैसे कौन, जैसे साइकॉन हो गया, या फिर बेटा जैसे ल्यूकोसोलोनिया हो गया, साइकॉन, ल्यूकोसोलोनिया, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। बेटा सामने देखो, सीलेंट्रेटा फाइलम हो गया, ये देखिए सीलेंट्रेटा फाइलम हो गया, या फिर बेटा जैसे टीनोफोरा फाइलम हो गया, और या फिर इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जो एडल्ट होते हैं, लार्वा नहीं एडल्ट, जैसे हम लोग एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो एडल्ट इकाइनोडर्म, इन सभी में आपको बेटा मिलेगी रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? कौन सी सिमेट्री? अब हम आते हैं बाइलेटरल में। बाइलेटरल के लिए एक डायग्राम है, ये देखो बेटा, ये सब सिंपल डायग्राम है, समझने के लिए है, ऐसा कोई एनिमल होता नहीं है, मैं जस्ट इसे समझने के लिए बना रहा हूं इस तरह के डायग्राम। ये देखिए, ये एक एनिमल है, ये देखो बेटा, इस एनिमल में ये आई हो गई, ये देखिए, और ये इसमें इसके हैंड हो गए, और ये देखिए ये इसके लेग्स हो गए, ऐसे मान लो ये इसके लेग्स हो गए। अब देखो बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, सुनो। अगर किसी एनिमल को सिर्फ एक प्लेन, और वो है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, से काटा जाए और उसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, लेकिन उन इक्वल पार्ट में एक राइट पार्ट होना चाहिए, एक लेफ्ट पार्ट होना चाहिए, तो बोलेंगे उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। कौन सी है? जैसे मैं हूं, मेरे पास देखो यहां पर क्या है, राइट हैंड है, राइट ईयर है, राइट आई है, राइट लेग है, राइट किडनी है, राइट लंग है, सारी चीजें इधर भी आपको मिलेंगी, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई, लेफ्ट लंग, लेफ्ट किडनी। अब अगर मैं आपको अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली कट करूं, तो ऐसे कट करूंगा, ऐसे यहां से, तो बॉडी के 2 इक्वल पार्ट बनेंगे, आधा ये आधा ये, दोनों एक जैसे होंगे, इधर भी आपको हाथ मिलेगा, पैर मिलेगा, आंख कान मिलेगा, इस वाले पार्ट में भी यही चीज मिलेगी, तो इसका मतलब मेरे पास बाइलेटरल सिमेट्री है। कौन सिमेट्री है? बोलो यार। अगर मैं अपने आप को हॉरिजॉन्टली कट करूं, ऐसे इस तरीके से, तो इक्वल पार्ट तो बन जाएंगे, ये और नीचे वाला ये, लेकिन ये राइट लेफ्ट नहीं होंगे, अपर लोअर होंगे। और बाइलेटरल की कंडीशन ये है कि लॉन्गिट्यूडनली कट करने पर जो इक्वल पार्ट्स बनेंगे वो राइट लेफ्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तो अगर किसी एनिमल को लॉन्गिट्यूडनली कट किया जाए और उसकी बॉडी 2 इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाए, इट मींस उसके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। कौन सिमेट्री है? तो ये देखो, इसको अगर ऐसे कट करोगे लॉन्गिट्यूडनली, तो 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, ये देखिए, और ये राइट लेफ्ट भी होगा, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। अब बाइलेटरल सिमेट्री कौन से फाइलम में होती है? तो देखो बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डेटा तक के फाइलम में सिमेट्री कौन सी होती है? बोलो यार। एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं, एग्जांपल्स याद करने, डेफिनेशंस नहीं आती। सिमेट्रिकल में क्या है, बॉडी क्या कभी किसी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है? एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? कहीं से भी काटो 2 इक्वल पार्ट बन जाए। सिमेट्री कौन सी है? किसमें किसमें होती है? सम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर।
लॉन्गिट्यूडनली काटो, 2 इक्वल पार्ट बने, लेकिन राइट लेफ्ट होने चाहिए, तो फिर इसमें सिमेट्री कौन सी होगी? कहां कहां मिलती है ये? प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। क्लियर है बेटा इतना? बोलो यार। पलटो पेज मॉड्यूल का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया और ये सिमेट्री हो गया। अगला जो है जर्म लेयर्स। नेक्स्ट जो है, अगला जो है जर्म लेयर्स। बड़ा लिखो, कितना बड़ा लिखो? बोर्ड पे एक ही वर्ड लिखूं क्या पूरे में? ठीक है, तो बेटा ये समझ आ गया सभी को? अरे बोला करो यार। और सीधे बैठो, बेंच के अंदर घुसे जा रहे हो, सीधे बैठो एकदम ऐसे स्ट्रेट। हाँ, तो अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये देखिए अगला जो टॉपिक है, ये देखो, ये है सीलोम। अगला जो टॉपिक है ये है सीलोम। और आपको बता दूं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में यही थोड़ा समझने वाला है सीलोम। बेटा सीलोम को ना बॉडी कैविटी भी बोला जाता है। आप बॉडी कैविटी बोलो या फिर सीलोम बोलो, बात एक ही है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये सीलोम सीलोम चिल्लाते रहते हैं, ये है कहां, क्या करती है ये? तो एक सिंपल सा डायग्राम बता रहा हूं, बहुत ही आसान सा। देखो जरा, ये बेटा यहां पर ये देखो, ये कर दिया मैंने माउथ, और ये है यहां पर एनस। माउथ और एनस के बीच में ये देखो, ये है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बेटा ये? अरे ये माउथ है, नीचे एनस है, दोनों के बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यही एलिमेंट्री कैनाल है। यही क्या है मालिक? क्या है बेटा बोलो ये? तो ये है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है भाई, ये बॉडी वॉल है, ये देखिए, ये मैंने दिखा दिया, ये है यहां पर बॉडी वॉल। ये देखिए, ये हो गई बॉडी वॉल, ये दिखा दिया, ये बॉडी वॉल है। अब देखो बेटा, अरे ये बॉडी वॉल है, अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, दोनों के बीच में ये जो स्पेस पड़ा हुआ है यही सीलोम है। यही क्या है बेटा? तो कोई पूछ दे सीलोम कहां है, आप बोलना बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस पड़ा हुआ है यही सीलोम है। यही क्या है? ठीक है। अब देखो, इस सीलोम के चारों तरफ एक कवर होता है, तो सीलोम के चारों तरफ मैंने कवर दिखा दिया। ये देखिए, ये कवर हो गया सीलोम के चारों तरफ। ये देखो बेटा, ये सीलोम के ऑल अराउंड ये कवरिंग हो गई, ये देखिए। और आपको पता है, ये जो कवरिंग है इसे बोलते हैं पेरिटोनियम, या फिर इसी को कह सकते हैं मीजोडर्म। ये देखिए, तो ये पेरिटोनियम या मीजोडर्म हो गई। अब एक क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा जो ट्रू सीलोम है, रियल सीलोम, वो किससे बनती है? तो चारों तरफ जो चीज है इसके, वही बता दो। सीलोम के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? अदर नेम क्या है? मीजोडर्म से ही ट्रू सीलोम बनती है। अभी बताया जाएगा कैसे। अगर ट्रू सीलोम आपने बोल दिया तो मीजोडर्म से ही बनी होगी, ये कंफर्म बात है। कैसे, वो बताया जाएगा अभी। दूसरा, सीलोम के चारों तरफ कवर किसका होता है, तो भी आप मीजोडर्म बताओगे, जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? अब इस सीलोम में एक फ्लूइड भरा रहता है, भर दो यहां पर,
ये देखो, ये यहां पर जो है बेटा, ये हो गया सीलोमिक फ्लूइड। अच्छा, ये जो सीलोमिक फ्लूइड है आया कहां से? अरे भाई, जो चारों तरफ है वही सिक्रीट कर रहा है। तो सीलोम के चारों तरफ कौन है? तो पेरिटोनियम से ही सिक्रीट होता है सीलोमिक फ्लूइड। कौन है? कौन है? क्या क्या ध्यान रखना है? पहला क्वेश्चन, सीलोम कहां है? तो आप बोलोगे स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड, एलिमेंट्री कैनाल एंड कवर्ड बाय किससे? अदर नेम फॉर्म बाय किससे? अदर नेम फिल्ड बाय किससे? और सीलोमिक फ्लूइड सिक्रेटेड बाय किससे? खत्म हो गई बात, यही सीलोम है। क्लियर है ये? बोलो यार। अब सीलोम बनती कैसे है ये देखते हैं। देखो बेटा, तो यहां पर एक कंडीशन है यू सीलोमेट, सुनना ध्यान से जरा, या फिर इसी को बोल सकते हैं ट्रू सीलोम। अरे एक ही बात है बेटा, सीलोम बोलो, बॉडी कैविटी बोलो, ट्रू सीलोम बोलो, यू सीलोमेट बोलो, बात एक ही है। ट्रू सीलोम जो है, सुनना, इसके टू टाइप्स होते हैं, एक साइजोसिलस और एक एंटीरोसिलस। एक साइजोसिलस और एक, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं, बात करता हूं। देखो, एकदम शुरुआत से बता रहा हूं कि सीलोम बनती कैसे है। रिप्रोडक्शन के टाइम बेटा क्या होता है, जो मेल गैमीट है, ऊपर तीर है तो मेल गैमीट, और नीचे की तरफ तीर है तो फीमेल गैमीट। मेल गैमीट फीमेल गैमीट ये फ्यूज होते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है इसे बोलते हैं बेटा जाइगोट। क्या बोलते हैं मेरे लाल? अच्छा, इस जाइगोट से बेबी बनाना है। जाइगोट तो एक सेल है, बेबी इतना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा कैसे बनेगा? डिवीजन कराना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। और डिवीजन जो रिप्रोडक्शन के टाइम हो जाइगोट में, उन्हें क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्लीवेज होने लगे इसमें, इसमें हुए क्लीवेज। सुनना बड़े ध्यान से, घबराना नहीं। क्लीवेज हुए, तो क्लीवेज जब हुए तो ये देखिए सेल्स के नंबर बढ़ने लगे। ये देखो, ये सेल्स बन गए खूब सारी। एक जो यूनिसेलुलर जाइगोट था ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना है इसे बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? क्लियर है ये? मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आती थी ना, वही चल रहा है यहां पर, वही चीज यहां रिपीट हो रही है। अब देखो, क्योंकि भाई बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही तो बनते हैं, तो सीलोम भी उसी टाइम बनती है। लेकिन कैसे बनती है वही मैं बता रहा हूं आपको। तो देखो, अगली स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जितनी भी सेल्स होती है ना सब एक साइड अरेंज हो जाती हैं। तो अरेंज कर दो यहां पर, ये देखो ये स्ट्रक्चर है और ये सेल्स मैंने अरेंज कर दी पेरीफेरल पार्ट पर। ध्यान देना, पीछे वाले पेरीफेरल पार्ट पर मैंने सेल्स को अरेंज कर दिया, ये देखो। लेकिन ऐसा जब किया तो बीच में एक स्पेस बन गया, इस स्पेस को बोलते हैं ब्लास्टोसिल। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? और ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे ब्लास्टुला। क्या बोलेंगे? क्लियर है ये? बोलो। अब देखो क्या हुआ, यहां पर एक प्रोसेस हुआ जिसे बोलते हैं इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन, अब नाम से देखो यार, नाम से पता लग गया, इन अंदर, वेजिनेशन मतलब धसना। तो ये देखो जैसे एक ये स्ट्रक्चर है, ये इसका ये पोर्शन अंदर धस गया, तो अंदर जब धसेगा तो ऐसा ही तो बनेगा। नहीं आया समझ में? बताओ इसमें ब्लास्टोसिल कहां है, एक नंबर वाली कि दो नंबर वाली है? यही चीज यहां हुई है। देखना इसमें कितनी कहानी अभी बनेगी। ये देखो, इनवेजिनेशन हो गया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। सेल्स वगैरह आप दिखा देना, मैं लगा नहीं रहा हूं सेल। तो अब जब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया ना, तो ये लेयर बाहर की तरफ चली गई। बाहर है कि अंदर है? अंदर है। कैसे है?
अभी तो अंदर बोला था, दोनों तरफ है क्या? हाँ, तो ये बाहर की तरफ है, तो इससे कह दिया यही एक्टोडर्म है। यही क्या है बेटा? ये लेयर कहां की तरफ आ गई? तो इसको आप कह दो एंडोडर्म। क्या बोलेंगे बेटा? ब्लास्टोसिल कहां है? ये तो ये हो गई यहां पर ब्लास्टोसिल। सुनना, बहुत काम की बात है ये ब्लास्टोसिल। अभी देखो, लेकिन ऐसा होने से ना एक एक्स्ट्रा स्पेस और तैयार हो गया यहां पर, ये वाला स्पेस, ये देखो। और ये जो स्पेस है बेटा, इसे बोलेंगे आर्केंट्रॉन। क्या बोलेंगे इसे? ये वाला जो स्पेस है इसे बोलेंगे आर्केंट्रॉन। ये देखो, और आपको पता है, सुनना, ये रिप्रोडक्शन में भी ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। आर्केंट्रॉन का दूसरा नाम होता है इंटेरॉन। दूसरा नाम क्या होता है बेटा? और आगे जाके पता है, यही एलिमेंट्री कैनाल में बदल जाता है, यही पोर्शन। इस वजह से इसको एम्ब्रियोनिक गट भी बोलते हैं। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? ये स्पेस कहां खुल रहा है बताओ, ऊपर कि नीचे? तो यहां पर एक पोर सा बन जाता है, ये देखिए। इस पोर को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं बेटा इसे? यही क्वेश्चन था ब्लास्टोपोर वाला रिप्रोडक्शन में, अगर ध्यान हो तो। अभी देखो और आगे देखो, ब्लास्टोपोर बन गया। क्लियर है ये? तो देखो, हल्का सा चेंज हुआ इन्वेजिनेशन, लेकिन कहानी इतनी सारी आ गई यहां पर। एक्टोडर्म बन गई, एंडोडर्म बन गई, ब्लास्टोसिल ही है, आर्केंट्रॉन बन गई, ब्लास्टोपोर बन गया। क्लियर है इतना सभी को? बोलो यार। अब देखो यहां से क्या होगा आगे। यहां से बेटा सुनना, बड़े ध्यान सुनना, मीजोडर्म अब बनानी है। मीजोडर्म कहां होती है? एक्टो और एंडो के बीच में ही तो बनेगी, लेकिन बीच में स्पेस कौन सा है? इसका मतलब मीजोडर्म ब्लास्टोसिल में बनेगी। कहां पर बनेगी? बना देते हैं। देखो, ये देखिए यहां पर बेटा, यहां क्या किया, ये देखो, ये स्ट्रक्चर है। ये देखो, सुनना बड़े ध्यान से, बाकी सब तो आपको पता ही है। एक्टो है, ये एंडो है, ये ब्लास्टोसिल है, ये आर्केंट्रॉन है, ये ब्लास्टोपोर है, पता है ना ये? तो ये देखो, ये जो ब्लास्टोसिल है, यहां ये देखिए मीजोडर्म का मास बनने लगा। ये देखो ऐसे, ये देखो, ये तो इसको लिख दिया मैंने। ये है यहां पर मीजोडर्मल, मीजोडर्मल मास। मीजोडर्म का मास, मीजोडर्मल मास ब्लास्टोसिल में बनने लगा। अब ये मास ग्रो करता जाएगा और इधर वाला मास इधर वाले से जुड़ जाएगा, तो कंप्लीट मीजोडर्म बन जाएगी। फिर उसके बाद मीजोडर्म की सेल्स हटती हैं, कुछ इधर जाती हैं, कुछ इधर जाती हैं, और अपने बीच में एक स्पेस छोड़ देती हैं। जो स्पेस छूट जाता है वही सीलोम है। वही क्या है? इसको ऐसे दिखाता हूं, ये देखो यहां पर, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये बीच में इसके, ये देखो ये मीजोडर्म है। ऐसा मीजोडर्म बीच से फट जाती है, तो बीच से फाड़ दिया इसको ऐसे, ये देखो। तो अब मीजोडर्म की दो लेयर हो गई, एक ये और एक ये, बीच में ये स्पेस छूट गया। ये स्पेस ही सीलोम है। ये स्पेस ही क्या है? जिसके ऊपर और नीचे कवर किसका मिलेगा? बोलो ना। और इसी का दूसरा नाम पेरिटोनियम है। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो अगली स्टेप में देखो यहां क्या हुआ। देखिए अगली स्टेप में क्या होगा बेटा? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, यानी मीजोडर्म का फटना। मीजोडर्म यहां पर स्प्लिट होगी। ठीक है ना भाई? तो अब देखो यहां क्या होगा, सुनना ध्यान से। ये देखो, ये देखिए बेटा, बाहर वाली लेयर फटाफट बोलिए क्या है? एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर वाली लेयर क्या है? एंडोडर्म। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोलिए ये यहां पर क्या है? आर्केंट्रॉन।
इसी से एलिमेंट्री कैनाल बनती है। और इसकी ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोपोर। और एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म कंप्लीटली ग्रो कर चुकी है। और या तो ये बोल दो कि मीजोडर्म बीच से फट जाती है, या ऐसे बोल दो कि मीजोडर्मल जो खूब सारी सेल्स है ना, आधी एक तरफ चली जाती हैं, आधी एक तरफ चली जाती हैं, बीच में स्पेस छोड़ देती हैं, वही सीलोम होता है। वही क्या होता है? तो यहां देखो इस तरह से दिखाया, ये देखो ऐसे, ये देखो। तो बताओ ये दोनों लेयर यहां पर क्या है? ये मीजोडर्म बोलो या पेरिटोनियम बोलो, ये देखो। और बीच में इसमें ये जो स्पेस छूट रहा है यही है साइजोसिलस सीलोम। कौन सी सीलोम है बेटा? ये दो तरह की ट्रू सीलोम होती हैं, एक एंटीरोसिलस और एक साइजोसिलस। तो साइजोसिलस ऐसे ही बनती है जो मैंने आपको बताया। और मैंने अभी क्या बोला था यहाँ कि ट्रू सीलोम किससे बनती है? एक्टोमीजो एंडो से है। और कवर किसका होता है चारों तरफ? तो है कि नहीं? यहां पर नहीं है? बोलो ना। अब साइजोसिलस सीलोम कौन से फाइलम में होती है उसके लिए क्या है, इधर देखो। साइजोसिलस सीलोम के लिए मा सी, इससे ध्यान रखना है। तो मां में एम डबल एम मोलस्का, ए एनालिडा, ए ऑर्थ्रोपोडा। इन तीनों फाइलम में साइजोसिलस सीलोम मिलेगी। कौन से? बोलो यार। और सी, सी एच ई है, ये शी नहीं है, सी एच ई, सी कॉर्डेटा, एच हिमिकॉर्डेटा और ई इकाइनोडर्मेटा। इनमें मिलेगी एंटीरोसिलस सीलोम। कौन सी सीलोम? बोलो ना यार। तो साइजोसिलस सभी को समझ में आ गया बेटा? बोलो भाई। आ गया समझ में? ये जब कोई कमेंट करता तो मुझे गुस्सा आता है। ऑनलाइन में भी ऐसा होता था ना, जो चुप हो जाता था एकदम देखते देखते। कभी कभी क्या, हमेशा। मैं तुम तो नहीं बोले, और कोई बोला, क्योंकि उसमें जैसे कुछ बता के निकलो, नीचे चैट में देखो सर फिर से बता देना जरा यही। फिर कुछ बता के निकलो, को मैं यही बोल दूं कि मेरा नाम एमएस है, नीचे आ जाएगा सर फिर से बताना एक बार जरा। उससे क्या है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। इस वजह से मैं चैट नीचे कर देता था एकदम, आन दो मैसेज जो आ रहा है। ये क्लियर है बेटा सभी को? बोलिए। अब देखो, अब मैं आपको यह बताता हूं कि एंटीरोसिलस सीलोम कैसे बनती है। कौन सीलोम? एंटीरोसिलस सीलोम भी जिन एनिमल्स में बनती है, ट्रू ये भी है। और यहां तक डेवलपमेंट सेम ही होता है, लेकिन इसके बाद का अलग हो जाता है। एंटीरोसिलस में हम कौन लोग हैं? साइजोसिलस वाले कि एंटीरोसिलस वाले? कॉर्डेटा में आते हैं, कॉर्डेटा में। तो साइजो है कि एंटीरो वाले हैं? मोलस्का, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा। मां साइजोसिलस हैं, जो आपने ये पढ़ा। सी कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये एंटीरोसिलस हैं। तो हमारे अंदर कौन सी सीलोम हुई? तो अपने अंदर कैसे बनती है वही मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है ना भाई? तो इसको रफ करना पड़ेगा। देखो यहां पर, देखो बेटा, अब ये साइजोसिलस वाला हो गया। अब एंटीरोसिलस वाला मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा यहां पर ध्यान सुनो, एक नॉमिनल सा डिफरेंस है एकदम, ध्यान देना, पूछूंगा मैं, आंसर आना चाहिए। ये देखो, अब मैं यहां पर बताने जा रहा हूं एंटीरोसिलस सीलोम के बारे में। ये देखो क्या होता है एंटीरोसिलस सीलोम। पहले तो यही स्ट्रक्चर बना दो इधर, ये देखो बना दिया। ये क्या है? आवाज नहीं आ रही है यार। ये क्या है?
सी, क्या है ये? ब्लास्टोसिल। इसी में मेसोडर्म बनाना है। इसी में क्या बनाना है? ये क्या लिखा है? ये नाम क्या है? जरूर कोई ना कोई रिलेशन है इंट्रॉन से, तभी तो ये नाम पड़ा है। पता रिलेशन क्या है? ये जो अंदर इंटेरॉन है ना, यहां पर इसी की सेल्स, इंटेरॉन की सेल्स 6 में इस एंडोडर्म को पार करके ब्लास्टोसिल में आ जाती हैं। तो मैंने देखो ये इधर इसको तोड़ा और एक ये पाउच निकलता हुआ दिखा दिया ऐसे। बताओ ये पाउच कौन बना रहा है? एंडोडर्म की आर्केंट्रॉन? ये ध्यान रखना, समझोगे नहीं, 4 दिन बाद ये डायग्राम देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा एंडोडर्म बना रही है। एंडोडर्म नहीं, अंदर से बन के ये ब्लास्टोसिल में ऐसे आ रहा है। क्लियर है? ये नाम लिख दिया इसका। इससे मीजोडर्म बनने जा रही है, तो इसका नाम रख दिया मीजोडर्मल पाउच। और चूंकि ये इंटेरॉन से बन के आ रहे हैं तो इनका एक और नाम रख सकते हो, एंटीरोसिलस पाउच। क्या बोल सकते हैं बेटा? बोलते नहीं हो, ये मारूंगा फेंक के। पाउच या दूसरा नाम क्या होगा? है एंटीरोसिलस पाउच। ये बोल दिया इसको। कहां से आ रहे हैं बताओ? कमिंग फ्रॉम आर्केंट्रॉन बोल दो या इंटेरॉन बोल दो। बात क्लियर है बेटा? बोलो भाई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। ये पाउच यहां निकल के आ जाएंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, कंप्लीट लेयर बनाएंगे मेसोडर्म की, और मेसोडर्म की सेल्स आधी आधी बढ़ जाएंगी, बीच में स्पेस छोड़ देंगे, वही सीलोम होगा। वही क्या होगा? तो यहां देखो ये डायग्राम बना, ये देखिए नाम लिख दिया। ये है एक्टो, ये है एंडो, ये आर्केंट्रॉन या इंटेरॉन या एम्ब्रियोनिक गट, कुछ भी बोल सकते हो। और ये है आपका ब्लास्टोपोर। ठीक है, और एक्टो और एंडो के बीच में ये देखिए मेसोडर्म बन चुकी है। ये देखो बेटा, ये हो गई यहां पर मेसोडर्म या पेरिटोनियम, कुछ भी बोल दो। और जो बीच में ये बनी है यही है एंटीरोसिलस सिलोम। क्लियर है मेरे बेटा? ये तो भैया मेरे साइजोसिलस और एंटीरोसिलस दोनों में मेसोडर्म से सिलोम बनती है। इसका मतलब ट्रू सिलोम मेसोडर्म से ही बनती है। अंतर यह है कि एंटीरोसिलस में मेसोडर्म बनाने के लिए जो सेल्स आती हैं आर्केंट्रॉन से आती हैं, इस वजह से एंटीरोसिलस कह देते हैं। क्लियर है ये? बोलो भाई। आगे बात समझ में? ठीक है ना? अब इसके एग्जाम्पल मेन है बेटा, ये सब आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन भाई जो वर्ड है उसके साथ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि एंटीरोसिलस वर्ड क्यों आया। अब इसके लिए मां और सी, इससे ध्यान रखना है। लिख लो ये तरीका उसमें। मां मोलस्का, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा। साइजोसिलस के लिए लिखना है ये मां मोलस्का, 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 एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा। मोलस्का, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा। और एंटीरोसिलस के लिए लिख दो सी, CHE। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। इधर देखो, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इधर देखो सभी लोग। अब उसके बाद
अगला जो है यहां पर, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दूं मैं, ट्रू सीलोम कौन से फाइलम से स्टार्ट हुई, तो आप बोलोगे एनेलिडा। क्या बोलोगे? ऑर्थ्रोपोडा पहले आता है कि एनेलिडा पहले आता है? एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, यही तो चलता है। और एनेलिडा से पहले जो फाइलम्स हैं इनमें ट्रू सीलोम होती ही नहीं है। तो पहली बार ट्रू सीलोम अपीयर हुई कौन से फाइलम में? लिख लो इस पॉइंट को। फर्स्ट ट्रू सीलोम appeared in Annelida. अब देखो, गर्दन उठाओ, इधर देखो। अगला है स्यूडोसिलोम या फिर फॉल्स सीलोम। देखो क्यों बोलते हैं इसको स्यूडोसिलोम। ये चीज बेटा आपको मिलेगी एस्के हेलमिंथस फाइलम में, यानी एस्के हेलमिंथस फाइलम के मेंबर्स में, एस्केरिस वगैरह में ट्रू सीलोम नहीं होती। क्या रीजन है? ये देखो सामने देखो, ये देखो सबसे बाहर की लेयर दिखा दी मैंने, आप लोगों को पता है ये एक्टोडर्म है। सबसे अंदर की लेयर दिखा दी मैंने, आप लोगों को पता है ये एंडोडर्म है। पता है ना भाई साहब? और एंडोडर्म के नीचे आर्केंट्रॉन होती है, यही है ना, जिसे एम्ब्रियोनिक गट भी तो बोलते हो। तो लिख दो यहां पर, ये हो गया एम्ब्रियोनिक गट। एक्चुअल में एनसीईआरटी ने ऐसे ही डायग्राम बनाए हुए हैं, सारे राउंडेड एकदम, तो वैसे ही दिखाई दे रहा हूं एक में। एक्टो और एंडो के बीच में जो स्पेस होता है इसे क्या बोलते हैं? घबराओ मत, बोला करो, क्या बोलते हैं? बोल दिया, ये है ब्लास्टोसिल। अब ट्रू सीलोम जब बनती थी तो क्या होता था बेटा, इसी ब्लास्टोसिल में मीजोडर्म बनती थी और उसकी सेल्स इधर उधर जाकर के ये स्प्लिट होके बीच में जगह छोड़ देती थी, वही सीलोम था। यही तो था। यहां देखो क्या होगा, एस्के हेलमिंथिस के मेंबर्स में क्या होता है, ये मीजोडर्म बनी, ये देखो ये मीजोडर्म बन रही है। तो मुझे बताओ ये मीजोडर्म लेयर में बन रही है कि पाउचेस में बन रही है? तो इसे बोल दिया मीजोडर्मल पाउच। ये एक मीजोडर्मल पाउच है ये। तो भैया जब मीजोडर्म लेयर में बनी नहीं रही है तो उसकी सेल्स कहां इधर उधर जाएंगी? मीजोडर्म तो पाउच के फॉर्म में बन रही है। तो पता है क्या होगा, ये जो पाउच के बीच बीच में जगह छूट रही है ना, ये क्या है? ये सब यही सीलोम मान ली जाती है। इसी को सीलोम मान लेंगे, तो इसी को बोल देंगे, इसी को कंसीडर कर लेते हैं एज सीलोम। लेकिन अभी तो मैंने बोला था भाई कि ट्रू सीलोम जो होती है वो तो मीजोडर्म से बनती है। यहां तो मैं ब्लास्टोसिल को सीलोम मान रहा हूं, इसी वजह से ये ट्रू नहीं है। इसी वजह से ये क्या है? क्या है? और एक और, ट्रू सीलोम पर ऊपर नीचे मीजोडर्म का कवर था, यहां देखो कहां कवर है, ऊपर एक्टोडर्म का कवर है, नीचे एंडोडर्म का है। नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई, ऐड करो एक लाइन, ब्लास्टोसिल इज कंसीडर्ड एट सीलोम, इसी वजह से इसे फॉल्स सीलोम बोलते हैं। ब्लास्टोसिल इज कंसीडर्ड एज सीलोम, इसी वजह से इसको फॉल्स बोला जाता है बेटा। और एक रीजन और भी है, मीजोडर्म का कवर भी नहीं होता इस पर, वो लिखा हुआ है मॉड्यूल में ये वाला पॉइंट कि मीजोडर्म कवरिंग एब्सेंट होती है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो है ये है एसिलोमेट। आप लोगों को बताना है भाई, सामने देखो ध्यान से, एस्के हेलमिंथिस से एक फाइलम और नीचे आओ तो आपको मिलेगा प्लेटी हेलमिंथिस। कौन सा फाइलम मिलेगा? तो प्लेटी हेलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन लेयर होती हैं, एक्टो मीजो एंडो, तीनों इसकी बॉडी में।
लेकिन फिर भी इसमें सीलोम नहीं होती। सीलोम तो मीजोडर्म से बनती है इसके पास, बननी चाहिए सीलोम, लेकिन नहीं बनती। क्या रीजन है देखो जरा, ये देखो, सबसे बाहर वाली जो लेयर है एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली जो लेयर है एंडोडर्म, बीच में ब्लास्टोसिल में मीजोडर्म बनी और वो स्प्लिट, अरे हर जगह पाउच थोड़ी रख दोगे, मीजोडर्म बनी और वो स्प्लिट भी हुई। करा देते हैं, ये देखिए, ये मीजोडर्म को स्प्लिट करा दिया मैंने, बीच में स्पेस भी आ गया, नाम भी लिख दिया इसका कि भाई ये मीजोडर्म है। लेकिन फिर क्यों बोलते हैं कि ये एसिलोमेट है? इस वजह से बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो सीलोमिक रीजन है ना, इसमें कुछ टिश्यूज ग्रो कर जाते हैं। ये देखिए, सीलोम बनती तो है लेकिन कुछ टिश्यूज आकर के भर जाते हैं ऐसे, ये देखिए। और मेरे बेटा, अगर टिश्यूज आके भर गए यहां, तो अब बताओ सीलोम डेवलप है कि रिड्यूस हो गई है? और ये जो टिश्यूज होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं पेरिनकाइमेटस टिश्यूज। कौन से टिश्यूज हैं ये? लेकिन ये क्यों आ गए भाई? क्या जरूरत पड़ी जो ये टिश्यूज आके भर गए? तो आप बोलोगे फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं ये टिश्यूज, पेरेनकाइमेटस टिश्यूज। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए ब्लड है, क्या है? ब्लड ब्लड होता ही नहीं है प्लेटी हेलमिंथेस में, लेकिन सर्कुलेशन तो कराना है, तो इसी वजह से इनके पास टिश्यू आ जाते हैं यहां पर। और ड्यू टू ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन सीलोमिक रीजन, सीलोम रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से प्लेटी हेलमिंथेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसकी मीजोडर्म बताओ, हॉलो है सॉलिड है? क्योंकि स्पेस है ही नहीं अंदर, तो इसमें सॉलिड मीजोडर्म मिलेगी। क्लियर है बेटा? लेकिन ट्रू सीलोम जिसमें थी, उनकी मीजोडर्म कैसी थी? हॉलो थी कि सॉलिड थी? क्लियर है ये? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें सीलोम होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें मीजोडर्म होती ही नहीं है। और जब मीजोडर्म ही नहीं है, तो क्या ट्रू सीलोम बन सकती है? बोलो ना यार। तो पोरी, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, इन सभी को आप किस में रखोगे? किस में रखोगे? एक पॉइंट ऐड कर लो, एसिलोमेट में प्लेटीहेलमिंथेस के लिए लिखना दे हैव सॉलिड मीजोडर्म। प्लेटीहेलमिंथेस के लिए लिखना है सिर्फ ये, they have solid mesoderm, solid mesoderm, solid mesoderm, solid mesoderm। लिख लिया बेटा? बोलो। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और उठाते हैं और फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, और ये है जर्म लेयर्स। देखते हैं, 2 मिनट इनसे बात कर लूं, बैठे हुए हैं, सो गए सब। बेटा, पेरेनकाइमेटस टिश्यूज का यूज सर्कुलेशन में होता है। ये तो मैं भूल ही गया, जो यहाँ बोलूंगा इनको भी सुनेगा। मैंने बोला ना, सो गए, देखे सो गए क्या, तो इनको भी सुन गया ये बात। नहीं आया समझ? बात नहीं, इसी वजह तो समझ नहीं आया। समझने की बात नहीं है तभी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है जर्म लेयर्स। और बेटा, ये सभी को समझ में आ गया क्या? देखिए, ये सब इतनी चीजें आती नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि वेंट्रोसिलस चीज क्या है, तब तो भाई एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, तभी समझ आएगा।
आपको क्या करना, सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि भाई कौन से फाइलम में कौन सी सीलोम होती है। ठीक है, अब अगला जो कैरेक्टर मैं ले रहा हूं ये है जर्म लेयर्स। ये देखो, ये जर्म लेयर, इधर देखो भाई, जर्म लेयर चीज क्या है। तो ये जर्म लेयर जो है ये क्या करती हैं, गिव राइज टू बॉडी पार्ट्स। यानी आपको पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन टिश्यू होते हैं ये जिस लेयर से बनते हैं उन्हीं लेयर को बोला जाता है क्या? अरे जर्म यार, जर्म मतलब जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब उगना। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बॉडी के ऑर्गन्स टिश्यूज जिन लेयर से उगते हैं उन्हीं लेयर को बोला जाता है क्या? तो वही लिखा हुआ है, गिव राइज टू बॉडी पार्ट्स। क्लियर है ये? हम लोगों का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो गैस्ट्रुला स्टेज में तीन जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कौन कौन सी? और इन्हीं से बॉडी के सारे ऑर्गन बनते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो हम अपने आप को डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है? लेकिन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उनमें दो ही लेयर बनती हैं बेटा, तो उनको आप क्या बोलोगे? तो जर्म लेयर के नंबर के बेसिस पर दो कंडीशन हो गई। एक हो गई यहां पर डिप्लोब्लास्टिक, ये देखिए, और दूसरी कंडीशन हो गई ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये देखिए, दूसरी कंडीशन हो गई ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक डिप्लोब्लास्टिक है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये देखो, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। ये हो गई एक्टो और ये हो गई एंडो, दो ही लेयर हैं, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। और अगर ये एक्टो, ये मीजो, ये एंडो, तो इसे क्या बोलोगे? हैं? प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के फाइलम डिप्लो में आते हैं कि ट्रिप्लो में? और सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये दो फाइलम किस में आते हैं? बोलिए। एक्टो और एंडो के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म तो होती नहीं, उसकी जगह मीजोग्लिया भरा रहता है। मीजो मतलब बीच में, ग्लिया मतलब ग्लू, मतलब गम का मतलब चिपचिपा। तो ये जो बीच में सब्सटेंस बना हुआ है ये चिपचिपा होता है और बीच में है, इस वजह से इसका नाम मीजोग्लिया है। इस वजह से इसका नाम क्या है? और ये अनडिफरेंशिएटेड है। कैसा है ये? लिखा है मॉड्यूल में कि मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा चीज, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई स्पेशल फंक्शन ना हो उसे अनडिफरेंशिएटेड बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? जैसे हमारी बॉडी में जब कैंसर हो जाता है तो ट्यूमर बनता है कि नहीं बनता है? वो ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड ही होती हैं बॉडी में, बॉडी से ही न्यूट्रिशन ले रही हैं, खून पसीना सब बॉडी का ले रही हैं, लेकिन बॉडी का कोई काम नहीं कर रही हैं। इसी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक इसी तरीके से ये जो मीजोग्लिया है इससे कोई बॉडी पार्ट नहीं बनता, बॉडी पार्ट एक्टो और एंडो से ही बनते हैं। इस वजह से इसको अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लियर है ये? बस ये हल्का सा काम क्या करता है, एक्टो और एंडो को सेपरेट करके रखता है, बस चिपका के रखता है दोनों को, ऐसे भी बोल सकते हो। आगे बात समझ में? और अगर बेटा तीन लेयर बन रही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, एक्टो, मीजो, एंडो, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक ऐसा ही होता है। क्लियर है बेटा ये? एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉरीफेरा क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं है? इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो मैं जो बता रहा हूं, पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। पॉरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन 1 पॉरीफेरा डैश डिप्लोब्लास्टिक, गलत है, मैंने बताया है अभी, नहीं बताया। सेकंड ऑप्शन एनालिडा ट्रूसिलोम,
नहीं नहीं, एनालिडा फॉल्स सिलोम, गलत है कि सही है? हैं? ट्रू नहीं बोला, उसके बाद चेंज कर दिया मैंने, फॉल्स कर दिया है। तो एनालिडा फॉल्स सिलोम गलत है कि सही है? हैं? थर्ड स्टेटमेंट, प्लेटी हेलमिंथिस रेडियल सिमेट्री, गलत है कि सही है? प्लेटी हेलमिंथिस सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में रेडियल होती है, प्लेटी हेलमिंथिस में बाइलेटरल होती है। तो मैंने लिखा प्लेटी हेलमिंथिस डैश रेडियल सिमेट्री, गलत है कि सही है? हैं? अगला मैंने लिखा पोरीफेरा, फोर्थ स्टेटमेंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सही कि गलत है? तो चारों ही गलत हो गए। ऐसी कंडीशन में पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक उसी को सही मान लेंगे। नहीं आई बात समझ में? कैसे करना है? और अगर मान लो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पोरीफेरा सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे में पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक, तो फिर पोरीफेरा सेलुलर वाला ही सही मानेंगे, डिप्लोब्लास्टिक सही नहीं मानेंगे। आगे बात समझ में? नहीं आया समझ में? तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपको डिप्लोब्लास्टिक मानना है, कब नहीं मानना है। ट्रू ये है कि पोरीफेरा रियल में डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है और अगर हमें सही मानना पड़े तो फिर सही मान लेंगे। आगे बात समझ में? बोलो भाई। आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा और देन उसके बाद फाइलम्स स्टार्ट होंगे, पोरीफेरा वगैरह। आज के लिए इतना ही है, ठीक है बेटा?